आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा संस्थागत विकास, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, भाग 2, SH पार्ट 2। ठीक, आज हम इस पर बात करेंगे। चलिए, सब लोग रेडी हो गए अब? ओके। तो SHG का मतलब क्या समझे थे हम लोग? सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आज हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो SHG है यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ SHG, टाइप्स लिखिएगा, प्रकार कौन कौन से हैं ये हम समझना चाह रहे हैं आज। ठीक है, स्वयं सहायता समूह के प्रकार में सबसे पहला प्रकार होता है सोशल ऑब्जेक्टिव बेस्ड यानी सामाजिक उद्देश्य के आधार पर। सामाजिक उद्देश्य के आधार पर पहला है सामाजिक उद्देश्य के आधार पर। सामाजिक उद्देश्य के आधार पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। सामाजिक उद्देश्य के आधार पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। सामाजिक उद्देश्य के आधार पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें मुख्य रूप से दो बातें होती हैं। देखिए, समाज की मूल धारा में ऐसे मतलब समाज में ऐसे बैकवर्ड हैं या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको हम समाज की मूल धारा से लाना है, जोड़ना है। तो इसमें दो बातों पर विशेष रूप से फोकस किया जाता है। कौन कौन सी दो प्रमुख बातें हैं? देखिए, यहां पर दो प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं ये हम समझना चाहते हैं। पहली बात, सामाजिक उद्देश्य के आधार पर सोशल ऑब्जेक्टिव बेस्ड SHG में पहला एग्जांपल है विमेन एम्पावरमेंट ग्रुप, महिला सशक्तिकरण समूह। विमेन एम्पावरमेंट ग्रुप, महिला सशक्तिकरण समूह। महिला सशक्तिकरण समूह। सशक्तिकरण समूह पहला आप लिखिएगा, महिला सशक्तिकरण समूह। और दूसरा है इसमें बाल विकास समूह, चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप। चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप, महिला सशक्तिकरण ग्रुप और बाल विकास समूह। विकास समूह, ठीक है। तो सामाजिक उद्देश्य के आधार पर क्या होगा? ऐसे समूह, ये समूह सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए काम करते हैं। और इसमें मूल रूप से महिला सशक्तिकरण समूह शामिल होता है ना, और दूसरा बाल विकास समूह शामिल होता है। और इस प्रकार के SHG के उद्देश्य को हम सामाजिक उद्देश्य के आधार पर SHG कहते हैं। क्लियर है? तो पहला उद्देश्य सबको समझ में आ गया। चलिए, दूसरा देखिए, आजीविका पर आधारित SHG। दूसरा है आजीविका पर आधारित SHG। B, आजीविका पर आधारित, आजीविका पर आधारित बेस्ड ऑन लेवलीहुड SHG। आजीविका पर आधारित SHG, आजीविका पर आधारित SHG। These SHGs are formed to promote self employment and income generation। ये समूह स्वरोजगार और आय सृजन को बढ़ावा देते हैं। स्वरोजगार और आय सृजन के लिए बनाए जाते हैं। आजीविका पर आधारित क्या है? स्वरोजगार और आय सृजन के लिए इसको बनाए जाते हैं, इनकम जनरेशन के लिए। इसमें दो प्रकार के प्रमुख एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, ग्रामीण क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर बेस्ड, तो इसको हिंदी में हम ऐसे लिख सकते हैं, कृषि पर आधारित, है ना, कृषि पर आधारित, कृषि पर आधारित। कृषि पर आधारित के अलावा हम जो हैंडक्राफ्ट वगैरह को भी लिख सकते हैं, ठीक है, हैंडक्राफ्ट
हस्तशिल्प। अच्छा, दूसरा उद्योग पर आधारित भी हो सकता है, उद्योग एवं सेवा पर आधारित, उद्योग एवं सेवा पर आधारित, उद्योग एवं सेवा पर आधारित एसएचजी। तो जैसे कि आप हैंडक्राफ्ट है और आपका कृषि पर आधारित है, कृषि तकनीक, सामूहिक खेती, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, सिलाई, ये सभी क्या है, आजीविका पर आधारित एसएचजी हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन ही बनाना है आपको, दिया सलाई बनाना है, ये सभी जो है आजीविका पर आधारित एसएचजी होगा। तीसरा जो प्रकार है उसे हम कहते हैं वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित, फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विस ओरिएंटेड एसएचजी। वित्तीय सेवाओं पर आधारित, फाइनेंशियल सर्विसेज ओरिएंटेड, वित्तीय सेवाओं पर आधारित एसएचजी, वित्तीय सेवाओं पर आधारित, सेवाओं पर आधारित एसएचजी, वित्तीय सेवाओं पर आधारित एसएचजी। ठीक है, वित्तीय सेवाओं पर आधारित एसएचजी कौन कौन से हैं भाई? ऐसे सदस्य समूह या ऐसे समूह जो सूक्ष्म वित्त और ऋण सेवाओं, ऋण सेवा प्रदान करने पर केंद्रित होते हैं। सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस हम लोग कल पढ़ रहे थे ना कुछ एग्जांपल जो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे थे। माइक्रो फाइनेंस मतलब कि छोटा छोटा ऋण प्रोवाइड करते हैं किसी को, उसी से ब्याज लेते हैं, है ना। तो ऐसे भी एसएचजी हैं देश के अंदर में, तो उनको हम माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने वाले कहते हैं। तो वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित एसएचजी में ये लोग क्या करेंगे, पहले सूक्ष्म वित्त और ऋण सेवाएं प्रदान करते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल क्या है, माइक्रो क्रेडिट ग्रुप। माइक्रो क्रेडिट ग्रुप एग्जांपल में आप ले सकते हैं माइक्रो क्रेडिट ग्रुप। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट ग्रुप, माइक्रो क्रेडिट ग्रुप में क्या है, व्यवसाय शुरू करने के लिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए छोटे अमाउंट में आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और ये वित्तीय सेवाओं पर आधारित एसएचजी जो हैं छोटे छोटे, जैसे किसी को पान ठेला खोलना है ना, या फिर सब्जी का दुकान लगाना है कहीं पर, तो उसको 10,000, 20,000, 50,000 की जरूरत है, तो एसएचजी क्या करेगा, एक मिनिमम ब्याज दर पर उनको लोन प्रोवाइड करा देगा। तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस कहलाएगा। ठीक है, तो माइक्रो क्रेडिट ग्रुप में दो चीजें हमको ध्यान में रखना है। पहला ये कि ये व्यक्तिगत छोटे जरूरतों को ध्यान में रख करके फाइनेंस उपलब्ध करवाता है, ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक, तो वित्तीय सेवाओं पर आधारित एसएचजी। और उदाहरण हो सकता है क्या, सेविंग एंड क्रेडिट ग्रुप्स, इसी में शामिल है बचत और ऋण समूह, बचत और ऋण समूह, बचत और ऋण समूह, बचत और ऋण समूह भी इसी में शामिल होता है। सामूहिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सदस्यों के बीच ऋण का वितरण किया जाता है। अगर जितना भी उससे इनकम आ रहा है, ठीक है, उसको हम एक अकाउंट इन लोग खोल के रखेंगे, वहां पर रखेंगे, और उसमें जैसे कि गवर्नमेंट क्या करेगी ना, म्यूचुअल फंड वगैरह होता है ना, म्यूचुअल फंड हो गया आपका, एफडी मतलब कि फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि जमा जिसे कहते हैं, तो इसके माध्यम से इन लोग क्या करेंगे, सेविंग बढ़ाएंगे, और क्रेडिट ग्रुप मतलब ज्यादा से ज्यादा ऋण प्रोवाइड करते हैं ताकि इनका इनकम सोर्स बढ़ता चला जाए। तो ये भी वित्तीय सेवाओं पर आधारित एसएचजी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है देश में। चौथा है विशेष उद्देश्य समूह, स्पेशल पर्पस ग्रुप, डी। अब यहां पर तो आएगा नहीं, नीचे में ले लेते हैं। ठीक है, डी, विशेष उद्देश्य पर आधारित समूह, विशेष पर्पस ग्रुप, विशेष उद्देश्य पर आधारित समूह, उद्देश्य पर आधारित समूह, विशेष उद्देश्य पर आधारित समूह,
स्पेशल पर्पस ग्रुप, ये समूह विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे आपदा प्रबंधन, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को आपदा प्रबंधन बोलते हैं ना, कौशल विकास आदि के लिए बनाए जाते हैं। आपदा प्रबंधन, कौशल विकास आदि के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, आपदा प्रबंधन समूह। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं आपदा प्रबंधन समूह, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, आपदा प्रबंधन समूह। ये एग्जाम्पल है ना सब। आपदा प्रबंधन समूह, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, और दूसरा है कौशल विकास समूह, स्किल डेवलपमेंट ग्रुप, कौशल विकास समूह, कौशल विकास समूह, स्किल डेवलपमेंट ग्रुप, स्किल डेवलपमेंट ग्रुप। तो ये विशेष उद्देश्य पर आधारित ये समूह जो हैं होते हैं। अच्छा, आपदा प्रबंधन में क्या हो सकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपदा प्रबंधन में क्या क्या हो सकता है? आगजनी लग सकती है खेतों में, और क्या हो सकता है बताओ? बाढ़ भी आ सकता है, भूकंप वगैरह भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सुनामी वगैरह भी आ सकता है, सूखा, एग्जैक्टली सूखा भी तो एक प्रकार का क्या है भाई? आपदा प्रबंधन है। तो समुद्री इलाका में सुनामी वगैरह भी आ सकता है, तटीय कोस्टल एरिया में। तो आपदा प्रबंधन समूह क्या करेगी ना, उनको जो है रिलीफ फंड प्रोवाइड करती है, रिलीफ फंड प्रोवाइड करती है। तो ये विशेष उद्देश्य पर आधारित एसएचजी कहलाते हैं। ये सभी विशेष उद्देश्य पर आधारित एसएचजी कहलाएंगे। कौशल विकास समूह में क्या क्या कौशल विकास किया जा सकता है? मशरूम उत्पादन है, सिलाई है, बुनाई है, कढ़ाई है, और क्या हो सकता है? हैंडीक्राफ्टिंग हो सकती है, ठीक है, पेंटिंग हो सकता है। इस पर हम कौशल विकास को प्रमोट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए, है ना, ये व्यवस्था आप लागू कर सकते हैं। तो ये विशेष उद्देश्य पर आधारित समूह होता है। और कुछ समूह हो सकते हैं क्या? यस, जैसे महिला और पुरुष पर आधारित एसएचजी होता है, महिला पुरुष पर आधारित एसएचजी। देखिए ABCD और डी के बाद फिर ई, महिला पुरुष पर आधारित एसएचजी, महिला एवं पुरुष पर आधारित एसएचजी, महिला एवं पुरुष पर आधारित एसएचजी। इसमें क्या होगा भाई? एसएचजी को समावेशन सुनिश्चित करने और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिंग के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि महिला स्व सहायता समूह हो सकता है। एग्जाम्पल में हम देखें तो महिला स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह, पुरुष स्व सहायता समूह, पुरुष स्व सहायता, महिला स्व सहायता समूह बना सकते हैं, पुरुष स्व सहायता समूह बना सकते हैं, ठीक है। तो कौशल उन्नयन और कृषि गतिविधियों को कार्य करने के लिए हम लोग क्या बना सकते हैं? पुरुष स्व सहायता समूह, कौशल के लिए और कृषि कार्य में बेहतर करने के लिए। महिला स्व सहायता समूह हम लोग कैसे बनाते हैं? सामूहिक पहलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उनके स्किल को सामने लाने के लिए हम लोग महिला स्व सहायता समूह बनाते हैं, ठीक। तो महिला और पुरुष पर आधारित एसएचजी भी हो सकता है। और देखिए क्षेत्रीय संसाधन पर आधारित एसएचजी, अगला है क्षेत्रीय संसाधन पर आधारित एसएचजी, क्षेत्रीय संसाधन पर आधारित एसएचजी। आधारित एसएचजी, क्षेत्रीय संसाधन पर आधारित एसएचजी, रीजनल एंड रिसोर्स बेस्ड एसएचजी। इसमें रीजनल में मतलब कि अपने पास जो अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में जो भी अपने पास प्राकृतिक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को हम इकोनॉमिक मींस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख करके क्या बनाया जाएगा? क्षेत्रीय संसाधन पर आधारित एसएचजी बनाया जाएगा।
और इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वन पर आधारित समूह, फॉरेस्ट बेस्ड एसएचजी, वन आधारित समूह, फॉरेस्ट बेस्ड, वन आधारित समूह, वन आधारित समूह, फॉरेस्ट बेस्ड एसएचजी। इसमें कुछ एग्जांपल आप लोग बता सकते हो क्या? वन से हमको क्या मिल सकता है? बांस तेंदुपत्ता मिल सकता है क्या? बांस वाला एक अलगे ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तेंदुपत्ता, और कुछ मेडिसिन हो सकता है? बहुत बढ़िया, जड़ी बूटियां, इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ियां, और क्या हो सकता है बताओ? ओ तो भैया उसको लिखना ही मत, ठीक है? जानवरों का शिकार ही नहीं करना है अपने को, है ना? सीधा फॉरेस्ट एक्ट के तहत सीधा जेल चले जाएंगे। तो जानवरों का शिकार नहीं करना है हमको भैया। तो हम कहां पर आ जाएंगे अब? तेंदुपत्ता है, जड़ी बूटी है, शहद निकालना है, इमारती लकड़ियां हैं, और कुछ हो सकता है? हाँ, लाख वगैरह आप लिख सकते हैं, महुआ लिख सकते हैं, है ना? महुआ प्रसंस्करण बोलते हैं उसको, महुआ प्रसंस्करण, है ना? हाँ, यस, लिख सकते हो रबड़ एवं गोंद। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो जो आपको जंगल से समझ में आएगा सबको आप लिख सकते हो, ठीक? तो वन पर आधारित एसएचजी है, क्षेत्रीय संसाधन पर आधारित में, है ना? इसी में हम छत्तीसगढ़ और असम में, खास करके असम और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक क्षेत्रीय आधारित एसएचजी बनाए गए हैं वो है बांस शिल्प समूह, बेम्बू क्राफ्ट ग्रुप, बेम्बू क्राफ्ट ग्रुप। बेम्बू क्राफ्ट ग्रुप, ये जो बेम्बू क्राफ्ट ग्रुप है इससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। क्राफ्टिंग कर रहे हैं ना बेम्बू का, तो हम लोग क्या क्या बना सकते हैं इससे जरा बताइए? बांसुरी बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, घर में डिजाइनिंग वगैरह दे सकते हैं, डेकोरेशन का, उसको होम डेकोर बोलते हैं, है ना? तो होम डेकोर में अपन यूज कर सकते हैं। और बांस से और क्या बनाया जा सकता है बताइए? झाड़ू, टोकरी, कुछ उसको हम डिजाइन वगैरह कुछ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कुछ कुछ चीजें गिफ्ट वगैरह के लिए डिजाइन वगैरह कुछ बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? डेकोरेशन तो ठीक है, होम डेकोरेशन में अलग है। हैम्पर्स वगैरह भी आप बना सकते हो, है ना? तो ये सारी चीजें बांस शिल्प समूह से हो रहा है। और ये केवल देखो छत्तीसगढ़ में तो हो ही रहा है, असम में सबसे ज्यादा होता है। असम क्षेत्र में आप देखना कुछ कुछ वीडियो असम करके ना, बेम्बू क्राफ्ट असम करके लिखना यूट्यूब में, बहुत सारे बेम्बू क्राफ्टिंग का आ जाएगा। और एक से एक उन लोग बनाते हैं, मतलब एक से एक क्राफ्टिंग करते हैं बेम्बू से, है ना? चाइना के लोग बहुत ज्यादा करते हैं बेम्बू क्राफ्टिंग। और अपने यहाँ असम है और आपका अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, इन क्षेत्रों में भी सर्वाधिक हम बेम्बू क्राफ्टिंग देखते हैं। तो क्षेत्रीय संसाधन पर आधारित अगर एसएचजी है तो वन पर आधारित एसएचजी हो सकता है, बांस शिल्प पर आधारित एसएचजी हो सकता है। दो प्रकार का और एसएचजी पढ़ेंगे, स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एसएचजी। अगला है स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित, स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित, पोषण पर आधारित एसएचजी। स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एसएचजी में आप क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पर ध्यान देते हैं। तीन चीज है ना इसके अंतर्गत, क्या क्या आएगा? एक तो स्वास्थ्य आएगा, और स्वच्छता, और तीसरा पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। कहां पर ध्यान दिया जाएगा?
रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन पर फोकस किया जाएगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल है, स्वास्थ्य सहायता समूह, हेल्थ असिस्टेंट ग्रुप और न्यूट्रिशन ग्रुप। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बेस्ड एसएचजी। स्वास्थ्य आधारित ग्रुप, हेल्थ असिस्टेंट ग्रुप, स्वास्थ्य पर आधारित एसएचजी। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन बेस्ड यानी पोषण पर आधारित एसएचजी, पोषण पर आधारित एसएचजी। ठीक है, तो स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एसएचजी हम लोगों ने पढ़ा। और अंतिम में आदिवासी और पारंपरिक एसएचजी, ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल बेस्ड एसएचजी, आदिवासी और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित एसएचजी। आदिवासी और एवं पारंपरिक एसएचजी, ऐसा लिख सकते हैं, पारंपरिक एसएचजी, ट्रेडिशनल एंड ट्राइब्स पर बेस्ड जो है एसएचजी। ये समूह आदिवासी समुदायों के साथ पारंपरिक शिल्प और संस्कृति को संरक्षित करने का काम करते हैं। अब आदिवासी लोग जो है बहुत सारे जो है ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जैसे देयर आर सम एग्जांपल। ये लोग क्या करेंगे जरा बताइए, एक तो अपनी पारंपरिक संस्कृति का संरक्षण करेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन करेंगे, कंजर्वेशन, संरक्षण। किसका संरक्षण करेंगे, पारंपरिक ट्रेडिशनल संस्कृति का, कल्चर, ट्रेडिशनल कल्चर का, पारंपरिक संस्कृति का। और दूसरा पारंपरिक क्राफ्टिंग, ट्रेडिशनल क्राफ्टिंग मतलब शिल्प, है ना, शिल्प कला, वह हस्तशिल्प हो, जैसा भी शिल्प हो, हस्तकला हो, है ना, या शिल्प कला हो। तो पारंपरिक शिल्प कला का ये क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। एग्जाम्पल कुछ हो सकता है क्या, जैसे ढोकरा कला ग्रुप, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में ढोकरा कला ग्रुप पाया जाता है, ढोकरा कला ग्रुप, ढोकरा कला ग्रुप। ये जो है ढोकरा कला एक प्रकार से मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करते हैं, है ना, पका करके। और ढोकरा एक मोम सांचा वाला भी है, तो उसमें कांस, गढ़वा कला, एग्जैक्टली, चलिए उसको भी आप लिख लो, गढ़वा कला, गढ़वा कला, ठीक। तो ये लोग क्या करेंगे ना, अपने पारंपरिक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, मूर्तियां बनाएंगे, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, कांसे की मूर्तियां बनाएंगे। तो इस प्रकार का ये काम करते हैं आदिवासी एवं पारंपरिक एसएचजी के अंतर्गत। जैसे कि कुछ हथकरघा समूह भी होते हैं, जिसको हम हैंडलूम ग्रुप्स भी कहते हैं, हथकरघा समूह, हैंडलूम ग्रुप्स। हथकरघा समूह यानी हैंडलूम ग्रुप्स। क्या है, हैंडलूम ग्रुप्स। तो इस प्रकार से हम देखें तो विभिन्न प्रकार के एसएचजी समाज के अलग अलग वर्गों में काम कर रहे हैं, है ना, और अलग अलग वर्गों में काम करते हुए एसएचजी के माध्यम से सामुदायिक विकास का कार्य देश में हो रहा है। और एसएचजी भिन्न भिन्न तरीके से समाज में जो दायरे पर खड़े लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में ला करके आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से जोड़ के सशक्त बनाने का काम कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, एसएचजी का प्रकार पढ़ा, ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट
टॉपिक पर आएंगे, SHG का गठन, फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ SHG, फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन प्रक्रिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन प्रक्रिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन प्रक्रिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप का हम गठन किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कौन कौन से हैं ये देखिएगा। प्रोसेस में सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा उसे हम कहते हैं अवेयरनेस कैंपेनिंग करना, अवेयरनेस कैंपेनिंग, जिसे हम सामाजिक या जागरूक अभियान कह सकते हैं। जागरूकता अभियान लिख लो, जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान, जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंपेनिंग, जागरूकता अभियान। ठीक है, पहला क्या होगा, जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान में हम ग्रामीण लोगों को समूह के रूप में बैठाएंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे, पोस्टर, बैनर और सूचना इत्यादि देंगे कि भाई आपको कैसे काम करना है, और ग्राम सभाओं और कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ आज तक कौन कौन से सफल SHG हैं उसका एग्जाम्पल भी देंगे। एग्जाम्पल भी ना कौन मानेगा, तो हम लोगों ने इसी नाम से तो एग्जाम्पल को पहले पढ़ लिया है ताकि मोटिवेशन बना रहे। तो इसमें 3 चीजें आप लोग लिख लो। चलो, जागरूकता अभियान में 3 बातें आप लिख लो। पहला, पोस्टर, बैनर और सूचना सामग्री का वितरण करना, पोस्टर, बैनर और सूचना सामग्री का वितरण करना, पोस्टर, बैनर एवं सूचना सामग्री का वितरण करना। दूसरा, ग्राम सभाओं और कार्यशालाओं का आयोजन करना, ग्राम सभाओं और कार्यशालाओं का आयोजन करना, ग्राम सभाओं और कार्यशालाओं का आयोजन करना। और तीसरा है सफल SHG का उदाहरण प्रस्तुत करना, सफल SHG का उदाहरण प्रस्तुत करना, सफल SHGs का उदाहरण प्रस्तुत करना। इसके बाद हम देखेंगे लक्षित समूह की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ग्रुप, लक्षित समूह का पहचान करना। दूसरा है लक्षित समूह का पहचान करना, लक्षित समूह का पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेटेड ग्रुप, लक्षित समूह का पहचान करना। समूह बनाने के लिए भाई कुछ लक्षित समूह चाहिए हमको, किसको हमको लाभ देना है ये तो जानना पड़ेगा ना। तो इसमें जो पात्र हैं, इसमें एलिजिबिलिटी लिख लेना, एलिजिबिलिटी यानी पात्रता लिख लेना। इसके अंतर्गत पात्र कौन कौन से हैं, मतलब पात्र कौन कौन है ये लिख लेना, पात्रता। पहला लिखना पात्रता। पात्रता में आप लिखेंगे एक समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, एक समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। एक जने बड़ा सेठ है और एक जने बेचारा BPL में आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, है ना। और आज भारत देश में आज भी जात पात लोग मानते हैं, है ना। तो नहीं तह बामन अजगर मैं तह ठाकुर, ऐसे वाला बात नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, एक समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, पहला लिखे। दूसरा, गरीब और हाशिए पर बसे समुदाय को प्राथमिकता, गरीब और हाशिए पर, गरीब और हाशिए पर बसे
समुदाय को प्राथमिकता, गरीब और हाशिए पर बसे समुदाय को प्राथमिकता। हाशिए मतलब एक अंतिम छोर पर जो लोग हैं, है ना, बीपीएल एक प्रकार से। हाशिए मतलब बीपीएल, जो गरीबी रेखा के नीचे में रहते हैं, है ना, उनको हम हाशिए पर लोग बोलते हैं। तो गरीब और हाशिए पर बसे समुदाय को प्राथमिकता। तीसरा इसी में पॉइंट लिखना पात्रता में, 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग, 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग, 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग में लोग, है ना। अब देखो 60 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति है, अगर उसको हम काम कराने दें तो हमको पाप लगेगा। भाई बुजुर्ग आदमी को अगर हम काम करा रहे हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि नहीं। उनको आराम करना चाहिए भाई, उनके लिए बल्कि हमको और संसाधन जुटा के लाना चाहिए। और अब 60 साल का व्यक्ति हो गया, उसको हम काम कराए जा रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेईमान कोई नहीं होगा फिर तो 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग को हम लक्षित करते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा, एक समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। और तीसरा, गरीब और हाशिए पर बसे समुदाय और 18 से 60 वर्ष के ग्रुप होने चाहिए। इसमें सदस्यों की संख्या अगर हम बात करें, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की अगर संख्या देखें तो सदस्यों की संख्या 10 से 20 होने चाहिए मिनिमम। ये मिनिमम बता रहा हूं ना, मिनिमम जो है 10 से 20 होने चाहिए। या आइदर विमेन हो सकते हैं और फीमेल हो सकते हैं, या फिर मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, या फिर मेल एंड फीमेल दोनों मिश्रित हो सकते हैं। लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 10 से 20 होने चाहिए। 10 से कम तो बनेगा ही नहीं फिर ग्रुप, मिनिमम 10 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 10 से 20 होने चाहिए मिनिमम। हमने पहला स्टेप क्या देखा? अवेयरनेस कैंपेनिंग करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे? टारगेटेड ग्रुप को, है ना, हम इनिशिएट करेंगे। तीसरा है इनिशियल मीटिंग बैठाना, प्रारंभिक बैठक करना। तीसरा है प्रारंभिक बैठक करना, इनिशियल मीटिंग। एक गठन की प्रक्रिया हम लोग समझ रहे हैं ना, प्रारंभिक बैठक करना, प्रारंभिक बैठक करना, ये प्रोसेस है, प्रारंभिक बैठक करना, इनिशियल मीटिंग, प्रारंभिक बैठक करना। इसमें हम लोग 3 बातें प्रमुख रूप से रखेंगे। पहला ये कि उद्देश्य और नियम पर चर्चा करेंगे, लिख लो। प्रारंभिक बैठक में हम क्या करेंगे? उद्देश्य और नियमों पर चर्चा, SHG के उद्देश्य और नियमों पर चर्चा, SHG के उद्देश्य और नियमों पर चर्चा। दूसरा, बचत और ऋण के प्रारूप की जानकारी, बचत और ऋण के प्रारूप की जानकारी, बचत और ऋण के प्रारूप की जानकारी। हमारे पास कितना सेविंग है और हमने कितना ऋण लिया है और कितना ऋण लेने की हम लोग सोच रहे हैं, या फिर आपको कितने ऋण की आवश्यकता होगी इस काम को चालू करने के लिए। आपके पास टोटल बचत कितना है 10 लोग मिलाकर के, और इसमें और आपको कितना ऋण लेने की जरूरत है बैंक से, है ना, ताकि आप काम को सुचारू रूप से चालू कर सको। तो इसी को क्या कहा जा रहा है? बचत और ऋण की, हाँ, चर्चा करना। अगला है नियमित बैठकों की तिथि और समय को तय करना, नियमित बैठकों की तिथि और समय को तय करना, नियमित बैठकों की तिथि और समय को तय करना, ठीक है। ये मूल रूप से हम प्रारंभिक बैठक के अंतर्गत देखते हैं। अगला ग्रुप फॉर्मेशन आएगा चौथे क्रम पर, समूह का गठन। चौथा है समूह का गठन। ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप फॉर्मेशन, समूह का गठन। अब समूह गठन के अंतर्गत क्या करेंगे आप? रजिस्टर और खातों का रख रखाव करेंगे। अच्छा, इसमें समूह का नाम और उद्देश्य तय करेंगे। पहला
समूह का नाम और उद्देश्य आप तय करेंगे। भाई कोई भी समूह बना रहे हैं तो समूह का नाम और उद्देश्य तो चाहिए ही चाहिए, तो समूह का नाम और उद्देश्य तय करेंगे। दूसरा, समूह के पदाधिकारियों का चयन करेंगे। ठीक, समूह के पदाधिकारियों का चयन करेंगे। पदाधिकारी में कौन कौन हो सकते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिव, ये और सदस्य, इस प्रकार से होता है। तो समूह के गठन में पहला तो नाम और उद्देश्य का चयन करेंगे, फिर ऑफिशियल्स यानी कि पदाधिकारियों का चयन करेंगे। तीसरा, बचत की राशि तय करेंगे। बचत की राशि तय करेंगे। बचत की राशि तय करेंगे। और लास्ट पॉइंट लिख लो समूह गठन में, समूह के दस्तावेज का रख रखाव। 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 ठीक है, आपने नाम सोच लिया, ऑफिसर्स पूरा चयन कर लिए, है ना, अधिकारियों का चयन कर लिया, दस्तावेज पूरा आपने बना के रेडी कर लिया, रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया। भाई अब इसके बाद हमको क्या चाहिए रहेगा? एक बैंक अकाउंट चाहिए रहेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? अब समूह गठन करने के पश्चात बैंक खाता खोलेंगे, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। बैंक खाता खोलना, बैंक खाता खोलना, बैंक खाता खोलना, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। अब इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? अगर आपको किसी समूह का अकाउंट खोलना है तो समूह का रजिस्ट्रेशन लगेगा, समूह का पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। अगर अभी आप 20 लाख से ज्यादा इनकम नहीं है तो जीएसटी बनवाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन हालांकि एसएसजी को तो बोला गया है कि 1 करोड़ तक अगर आप लाभ लेंगे तब आप जो है टैक्स के दायरे में आएंगे, तब तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे बोला जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। तो इनको जीएसटी फिलहाल बनवाने की जरूरत नहीं, पैन कार्ड बनवाएंगे। ठीक है, किसका पैन कार्ड बनाएगा? समूह का। और बैंक खाता खोलने के लिए किसका रजिस्ट्रेशन लगेगा? समूह का रजिस्ट्रेशन पत्र लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बैंक खाता जो है ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए अगला है प्रशिक्षण और क्षमता विकास, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। प्रशिक्षण और क्षमता विकास, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। प्रशिक्षण और क्षमता विकास। प्रशिक्षण और क्षमता विकास। प्रशिक्षण और क्षमता विकास। प्रशिक्षण और क्षमता विकास में क्या होगा भाई? आप लोग सोच करके बताओ। जितने भी प्रशिक्षण के संबंधित विषय हैं, जैसे कि सबको ये तो समझाया जाएगा कि वित्तीय साक्षरता को समझाया जाएगा, फाइनेंशियल मामले क्या क्या होते हैं, कितना पैसा आएगा, कहां जाएगा, किस प्रकार से जाएगा। दूसरी बात ये हम लोग क्या काम करने वाले हैं, तो उस काम करने के विषय में उद्यमिता विकास बोलते हैं उसको, उद्यमिता विकास। तो उद्यमिता विकास के विषय में समझाया जाएगा। मार्केटिंग और उत्पादन का प्रबंधन हम कैसे करेंगे, इस पर लोगों को समझाया जाएगा। और सहकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, कितना सब्सिडी मिल रहा है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, उस पर काम करना है कि नहीं, इस पर जो है मुख्य रूप से ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा। इसको आप लिख लो, बल्कि प्रशिक्षण का विषय लिखना है इसी में ना, प्रशिक्षण का विषय, प्रशिक्षण का विषय, प्रशिक्षण का विषय। वित्तीय साक्षरता, पहला वित्तीय साक्षरता, दूसरा उद्यमिता विकास, उद्यमिता विकास, उद्यमिता विकास। पहला है वित्तीय साक्षरता, दूसरा उद्यमिता विकास, तीसरा मार्केटिंग और उत्पाद प्रबंधन, मार्केटिंग और उत्पाद प्रबंधन, मार्केटिंग और उत्पाद प्रबंधन। और चौथा है सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी।
सरकारी योजनाओं की जानकारी। चलिए अगला प्रोसेस आएगा हमारा, अगला प्रोसेस होगा ऋण प्रबंधन, लोन मैनेजमेंट। ऋण प्रबंधन, लोन मैनेजमेंट। ऋण प्रबंधन आप कैसे करोगे? ऋण तो लेना पड़ेगा, है ना, काम करने के लिए। तो ऋण प्रबंधन के लिए क्या होगा कि भाई बैंक से हमको कितना लोन लेना है, उसका हम कैसे जो है पेमेंट करेंगे, ईएमआई कैसे पे करेंगे, इस पर जो है ऋण प्रबंधन के लिए ग्रुप में इन लोग चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट है गठन की प्रक्रिया में सरकारी योजनाओं और समर्थन से जुड़ाव, लिंकेज विद गवर्नमेंट स्कीम्स। सरकारी योजनाओं और समर्थन से जुड़ाव, सरकारी योजनाओं एवं समर्थन से जुड़ाव, सरकारी योजनाओं और समर्थन से जुड़ाव, लिंकेज विद गवर्नमेंट स्कीम्स। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे स्कीम्स, देयर आर सो मेनी स्कीम्स। कुछ एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हो क्या? एनआरएलएम हो सकता है क्या? और कुछ स्कीम बताओ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और कुछ स्कीम आपके ध्यान? हाँ जी, हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वेरी गुड। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्य मंत्री कौशल विकास योजना। ग्राम सड़क योजना वो अलग हो गया, वो मुद्रा लोन योजना, ठीक है, मुद्रा लोन योजना, ठीक। ये सभी योजनाओं को, ये एग्जाम्पल है और ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स और उससे जुड़े हुए, अच्छा, विमेन इंपावरमेंट से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम है सब इसमें आ जाएंगे, चाहे सखी सहेली योजना हो, कुछ भी हो, है ना। तो जितने भी योजनाएं हैं विमेन इंपावरमेंट से जुड़े हुए, सभी के सभी योजनाएं जो है सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए एसएसजी के अंतर्गत आएंगे। लास्ट और अंतिम पॉइंट, गठन में निगरानी और मूल्यांकन करना, वेरी वेरी आईएमपी, निगरानी और मूल्यांकन करना, निगरानी और मूल्यांकन। निगरानी और मूल्यांकन करना यानी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, समूह की प्रगति कितना हो रहा है, समूह की प्रगति कितना हो रहा है, इसको सुनिश्चित करेंगे। ऋण वापसी हो रहा है कि नहीं बैंक को, और हमारे पास बचत आ रहा है कि नहीं, इसको ध्यान में रखेंगे। और आवश्यकता अनुसार हम अन्य लोगों को जोड़ेंगे भी, ताकि समर्थन ज्यादा से ज्यादा हमको मिल सके। तो ये तीन काम हम लोग निगरानी और मूल्यांकन में करेंगे, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन में। लिख लीजिए इसको, 3 पॉइंट लिख लीजिए। समूह की प्रगति सुनिश्चित करना, पहला समूह की प्रगति सुनिश्चित करना, समूह की प्रगति सुनिश्चित करना। दूसरा समूह की प्रगति सुनिश्चित करना। दूसरा ऋण वापसी और बचत में सुधार करना, ऋण वापसी और बचत में सुधार करना। और तीसरा आवश्यकता अनुसार समर्थन प्रदान करना, आवश्यकता अनुसार समर्थन प्रदान करना, आवश्यकता अनुसार समर्थन प्रदान करना। आवश्यकता अनुसार समर्थन प्रदान करना। ये तो हो गया गठन की प्रक्रिया, कैसे गठन होगा समझ में आ गया सबको। क्या क्या करेंगे सबसे पहले, तो
हम जागरूकता फैलाएंगे लोगों को जा करके, है ना। उसके बाद फिर लक्षित समूह की पहचान करेंगे, फिर प्रारंभिक बैठक लेंगे, फिर समूह का गठन रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे, ऑफिशियल्स चुनेंगे, फिर बैंक अकाउंट खोलेंगे। बैंक अकाउंट खोलने के बाद ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, उद्यमिता विकास इत्यादि पर फोकस करेंगे। ऋण प्रबंधन करेंगे, कहां से हमको ऋण मिल सकता है, काम कैसे चालू कर सकते हैं। फिर सरकारी योजनाओं को हम लिस्ट लेकर के आएंगे, कौन कौन सी योजनाओं पर हम काम कर सकते हैं, कितना हमको बेनिफिट हो सकता है, कितना सब्सिडी मिल सकता है। उसके बाद फिर हम हमारा प्रगति हो रहा है कि नहीं, बचत हो पा रहा है कि नहीं, ऋण वापस जा रहा है कि नहीं बैंक को, इन सब का निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम SHG का गठन कर रहे हैं। अच्छा, पूरे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, 2024 के डाटा के अनुसार अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी 50,000 से अधिक SHG ओपन हो चुके हैं। मतलब संख्या छोटा मोटा नहीं है, 50,000 SHG हैं छत्तीसगढ़ में। आप हर गांव में चले जाओ ना, हर गांव में एक दो जने महिला स्व सहायता समूह मिल जाएंगे, है ना। और एक नहीं, कई तो स्व सहायता समूह मिल जाएंगे। तो आपको जो है 50,000 से अधिक रजिस्टर्ड SHG छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे। ठीक, पंजीकरण के संदर्भ में महिलाओं के समूह ने एक कौशल्या योजना के तहत सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन है, सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन कौन सी योजना के तहत है? कौशल्या, ये विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है ना। तो इसी कौशल्या योजना के अंतर्गत सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। अभी 2024 का डाटा यही कह रहा है कि कौशल्या योजना से रिलेटेड जो SHG हैं सर्वाधिक हैं। 10,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन केवल इसी में है कौशल्या योजना से संबंधित, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें टैक्स तो बिल्कुल नहीं लेती है ना, और भर भर के सब्सिडी देती है, और बहुत सारी जितने भी विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित योजनाएं हैं सबको इसमें लाभ मिल रहा है। ये तो ऑल इंडिया लेवल पर देखें, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह की पंजीकरण हम कैसे करेंगे? पहले तो प्राइमरी प्रिपरेशन करेंगे, हम सदस्यों का नाम, पता, पहचान, लक्षित समूह खोजेंगे, फिर दस्तावेज तैयार करेंगे। ठीक है, फिर दस्तावेज तैयार करने के बाद पंजीकरण प्राधिकरण के पास जाएंगे, और पंजीकरण प्राधिकरण कौन कौन है? एक काम करो, छत्तीसगढ़ में पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है इसको लिख ही लो, क्योंकि प्रश्न तो यहां से भी बन सकता है ना। छत्तीसगढ़ में पंजीकरण की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन छत्तीसगढ़, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन छत्तीसगढ़, वेरी IFP। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन छत्तीसगढ़ में पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। पहले प्राइमरी प्रिपरेशन करेंगे, प्रारंभिक तैयारी, प्राइमरी प्रिपरेशन। प्राइमरी प्रिपरेशन के पश्चात हम दस्तावेज तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ देना, लिखवाऊंगा कुछ कुछ, है ना। दस्तावेज तैयार करना, दस्तावेज तैयार करने के पश्चात हम पंजीकरण प्राधिकरण का चयन करेंगे, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जाएंगे। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, पंजीकरण प्राधिकरण, पंजीकरण अथॉरिटी, प्राधिकरण का चयन, अथॉरिटी का चयन करेंगे। उसके बाद हम पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे इसी अथॉरिटी में, जो भी हमको रिलेटेड अथॉरिटी मिलेगा, पंजीकरण के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन।
एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के पश्चात इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन चालू होगा। रजिस्ट्रेशन करने वाले ना पहुंचते हैं, इन लोग कागज में बस थोड़ी ना दे रहे हैं, वास्तव में इनका ऑफिस वापिस है, कुछ इन लोग काम करना चाहते भी है कि नहीं, तो इंस्पेक्शन होता है। कोई भी एनजीओ भी ओपन करते हैं ना तो भी होता है, अपन एनजीओ अभी ओपन कर रहे हैं ना, उसका भी इंस्पेक्शन वगैरह भी चालू है, इंस्पेक्शन करने लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो, है ना। तो पंजीकरण का आवेदन करने के पश्चात क्या होगा, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन। इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण एवं इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन सत्यापन। छत्तीसगढ़ का ये प्रोसेस है ना, छत्तीसगढ़ में यही प्रोसेस चल रहा है अभी। इसके बाद जो है आप पंजीकरण शुल्क का भुगतान करेंगे, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। पंजीकरण शुल्क भुगतान, पंजीकरण शुल्क भुगतान, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। इसके पश्चात जो है प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, वहां से रजिस्ट्रेशन मतलब कि प्रमाण पत्र मिलेगा, प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा, प्रमाण पत्र जारी करना। प्रमाण पत्र जारी करना, प्रमाण पत्र जारी करना, ठीक है। प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात जो है बैंक खाता खोलना, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, बैंक खाता खोलना, बैंक खाता खोलना, ठीक। और उसके बाद सरकारी योजनाओं को जोड़ना, इसके बाद होगा सरकारी योजनाओं को जोड़ना। ये प्रोसेस भी पूछ सकता है आपसे 4-5 लाइन में, इसको हायरार्की में जमाओ, सबसे पहले कौन आएगा, सर कुछ भी प्रश्न कर सकता है वो आपसे, कठिन बनाने के लिए। इसके बाद है बैंक खाता खुलवा लिया आप, सरकारी योजनाओं से आप जुड़ गए। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा भाई निगरानी और निरीक्षण प्रशिक्षण करने के लिए, मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग, निगरानी एवं प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, अगर नहीं जानते हैं उन चीजों के लिए प्रशिक्षण, निगरानी एवं प्रशिक्षण। निगरानी और प्रशिक्षण के बाद जो है आपका संस्था जो है चलने लगेगा, ठीक। अब इसी को हम अब लास्ट में ये 10 तक ठीक है, इसके बाद और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में प्रारंभिक में हम लोग क्या करेंगे जरा बताइए। प्रारंभिक स्थिति में सभी सदस्यों का नाम, पता और पहचान पत्र को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सभी व्यक्तियों के सदस्यों का नाम, पता और पहचान पत्र को इकट्ठा करेंगे और समूह का नाम और अधिकारियों का संरचना करेंगे। 2 काम हमारा करना है प्रारंभिक तैयारी। पहला काम क्या करना है, सदस्यों का नाम, पता और पहचान इकट्ठा करना, सदस्यों का नाम, पता और पहचान इकट्ठा करना। और दूसरा समूह का नाम और संरचना तय करना, समूह का नाम और संरचना तय करना, समूह का नाम और संरचना तय करना, समूह का नाम और संरचना तय करना। जैसे कि संरचना में क्या आएगा, वही पदाधिकारी लोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और सामान्य सदस्य, ये सभी क्या हैं, अधिकारी हैं। दस्तावेज तैयार करने में अब हम क्या करेंगे, दस्तावेज तैयार करने में सभी समूह के सभी सदस्यों का पहचान पत्र, आजकल आधार कार्ड को बेस माना जा रहा है, छत्तीसगढ़ में सबका आधार कार्ड मांगते हैं, तो समूह के सभी सदस्यों का पहचान पत्र लेंगे और सभी का पासपोर्ट साइज फोटो, सभी सदस्यों का पहचान पत्र, सभी का पासपोर्ट साइज फोटो, और समूह का आप बायलाज बनाए रहोगे। बायलाज का मतलब क्या होता है, एक नियम कानून,
तो समूह का लिखित संविधान उसको आप कह सकते हैं, समूह का लिखित संविधान या नियमावली, समूह का लिखित संविधान या नियमावली, समूह का लिखित संविधान या नियमावली, समूह के पदाधिकारियों की जानकारी, समूह के पदाधिकारियों की जानकारी, और समूह का बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र, समूह का बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र। आपका दस्तावेज पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। ठीक, अब दस्तावेज तो बन के तैयार हो गया, तो बन के तैयार बस तो हुआ है ना, रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है। अब हम कहां जाएंगे, पंजीकरण अथॉरिटी के पास जाएंगे, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी छत्तीसगढ़ में 3 प्रमुख अथॉरिटी है इससे संबंधित। पहला अथॉरिटी है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको लिख लो। 3 प्रमुख अथॉरिटी है छत्तीसगढ़ में। पहला अथॉरिटी है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ये पहली अथॉरिटी है। दूसरा अथॉरिटी है जितने भी कोऑपरेटिव कमिटीज है ना, वो भी है, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव कमिटीज। सहकारी समितियां। और तीसरा है ब्लॉक या पंचायत स्तर पर पंजीकरण कार्यालय, ब्लॉक या पंचायत स्तर पर पंजीकरण कार्यालय। खास करके जो जनपद होता है ना, जनपद, तो जनपद में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, सीओ ऑफिस में, है ना, तो वहां पर जाकर के ये रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। वैसे भी इनका पूरा लेखा जोखा सीओ के पास ही जाता है, जनपद सीओ के पास। तो पंजीकरण प्राधिकरण का चयन छत्तीसगढ़ स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो चलता है, लोग इसको जानते तक नहीं है, यहां भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है करके, इन लोग बताते भी नहीं है हमको, हमारा काम बढ़ जाएगा करके, समझ रहे हो। तो सब लोग कहां जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, अपना जनपद में चले जाते हैं, है ना, तो जनपद में जाकर के अपना ये रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इसके बाद देखिए, यहां पर जाने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, पंजीकरण के लिए आवेदन, जो दस्तावेज है हमारा, दस्तावेज को यहां क्या कर दें, हम सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो सभी के दस्तावेजों को संलग्न करके साइन वाइन लिया जाएगा वहां पर। इसके बाद निरीक्षण और सत्यापन में जो भी दस्तावेज तैयार किया गया है उसका फिजिकल रूप में जाकर के देखा भी जाएगा कि ये लोग वास्तव में काम करना चाह रहे हैं कि नहीं, ऑफिस वगैरह बनाए हैं कि नहीं, ठीक है। और एक बार निरीक्षण और सत्यापन में ना अधिकारी के द्वारा मीटिंग लिया जाएगा, इनका एक बार मीटिंग लिया जाएगा कंफर्मेशन करने के लिए, राइट। तो निरीक्षण और सत्यापन में एक बार मीटिंग लिया जाएगा, इनका बैठकों की समीक्षा वगैरह की जाएगी। पंजीकरण शुल्क का भुगतान इसके बाद होगा। सब कंफर्मेशन हो गया ना, तब आप क्या करेंगे, पंजीकरण का शुल्क भुगतान करेंगे। और इसका शुल्क एकदम नाम मात्र का होता है, दिखाने के लिए केवल, बिल्कुल नहीं के बराबर। 200, 250, 100 रुपया, 50 रुपया जो स्टाम्प लगता है ना, वही है, समझ लो वही शुल्क है, बाकी कुछ भी विशेष शुल्क नहीं लगता है। अब प्रमाण पत्र आपका जारी हो जाएगा, इसके बाद कानूनी मान्यता मिल जाएगी आपको, है ना, प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। अब इसी प्रमाण पत्र को लेकर के हमको कहां जाना है, बैंक अकाउंट जाना है। तो बैंक अकाउंट जाएंगे तो बैंक अकाउंट में समूह का नाम, अधिकारियों का नाम और बचत का प्रारंभिक जो विवरण है वो प्रस्तुत करेंगे, तो हमारा क्या खुल जाएगा, हाँ, ये जो है एक प्रकार से करेंट अकाउंट खोलते हैं खास करके, है ना, चालू खाता जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे, चालू खाता खोल देंगे, करेंट अकाउंट खोल देंगे। और सरकारी योजनाओं से फिर हम लोग जुड़ने लगेंगे। NRLM हो गया, मुद्रा लोन हो गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया, सारी योजनाओं से हम लोग क्या करेंगे, सरकारी योजनाओं से जुड़ेंगे। बैंक खाता खुल गया तो, क्योंकि अब तो काम करना है। और उसके बाद हमारी निगरानी हम लोग रखेंगे कि भाई वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता, कौशल विकास हुआ कि नहीं हुआ, हमारा
कितना खर्चा हो रहा है, कितना आ रहा है, बैंक का पैसा रिटर्न हो रहा है कि नहीं, इस पर हम लोग मूल रूप से निगरानी रखते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया एसएसजी क्या है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा, उसमें हम कोऑपरेटिव क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता। सहकारिता का मतलब क्या है, सहकारिता का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, सहकारिता की संरचना क्या है, हमारे यहाँ सहकारी समिति किस तरह से काम करती है, और कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू हम किस तरह से लोन लेते हैं। हम 3 प्रकार के लोन पर भी चर्चा करेंगे, शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, है ना। अल्प अवधि के लिए ऋण, मध्यम अवधि के लिए ऋण और दीर्घावधि के लिए ऋण। तो किसानों को इससे किस तरह से फायदा होता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एसएसजी में आपको और ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन देखा, बैकग्राउंड देखा और छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखा और प्रकार, इतना आप बार बार रिवीजन करना। लास्ट में जो एमसीक्यू अपन कराएंगे उसको आपको कवर करना है, ठीक, और टेस्ट सीरीज को कवर करना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सदस्यों की अगर देखो सदस्य संख्या हमने क्या कहा, 10 से 20 होना चाहिए। अगर 10 से 20 नहीं है सदस्य संख्या तो आप ओपन ही नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि आप किसी प्रकार का एसएसजी ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैंडेटरी है, एकदम अनिवार्य है कि आपको कितना होना चाहिए, मिनिमम 10 होना ही चाहिए। 10 से ऊपर तो हम लोगों ने देखा कि हजारों हैं, मिलियन में चले गए हैं, लेकिन मिनिमम 10 से कम नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है स्पेशली, ठीक। इसमें और कुछ नए अपडेट्स होंगे, उसको हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे बाद में।